प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, सचिव राज्यपाल डॉक्टर अमित अग्रवाल, मेरी मां प्रोफेसर पीके मिश्रा, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ और साथी अधिकारीगण, प्रिय मित्र, मीडिया के नुमाइंदे और सभी अतिथिगण, आज अपनी कविता संग्रह वक्त के उजाले में के लोकार्पण समारोह में मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करती हूँ और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और ये समारोह आज संपन्न हो पाया। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करती हूँ। आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग रियली स्पेशल, क्योंकि इतने सारे जो मेरे गुरुजन रहे हैं, जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, वो आज यहाँ पे हैं। श्री एस.डी. भामरी जी, मिसेस प्रमिला ईसर, श्री आर.एस. वर्मा जी, श्री एस.सी. चौधरी जी, श्री आर.एन. पराशर जी, और मुझे लग रहा है कि मुझे उनका आज पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, सो थैंक यू। और भी मेरे बहुत सारे यहाँ पे फेलो ऑफिसर्स और सीनियर्स हैं, आप सबका भी स्वागत है। चक्रवर्ती शर्मा जी, जो जिनके साथ मैंने टूरिज़्म में बतौर वो चेयरमैन थे, मैं एमडी थी, वो यहाँ हैं, उनका स्वागत है। और उसके अलावा बहुत सारे मेरे यहाँ पे पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो दूर दराज से भी आए हैं, स्पेशली आज के लिए आए हैं। एंड शहर के जाने माने साहित्यकार भी मुझे दिख रहे हैं। आप लोग सबका यहाँ स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम। आज का दिन मेरे लिए और स्पेशल हो गया है यहाँ आपके आने से। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्पीच लिख के सिर्फ वही पढूं, और वो कभी नहीं हो पाता है। बट जो भी मन में ख्याल आ रहे हैं, कुछ ज़रूर आज मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आज जब ये जैसे गंगा जमुना तहज़ीब की बात हुई, मेरी ज़ुबान की बात हुई, तो सबसे पहले तो मेरा मन वो उन बचपन की गलियारों में घूम रहा है जहाँ पे सबसे पहले कविता और शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ। और मेरे अपने परिवार में साहित्य और अदब की संस्कारों की बुनियाद रही है। हमेशा की तरह आई विश मेरे फादर यहाँ होते, पर उनको बहुत शौक़ था किताबों का और शेर व शायरी का, और उन्होंने हमारे घर की लाइब्रेरी में दुनिया जहान की किताबें इकट्ठा कर रखी थी, एंड जिसका सबका फ़ायदा मुझे हुआ। पर वो नहीं है, पर आज मैं समझती हूँ कि मेरे इस सृजनात्मक सफ़र के इस ख़ास मुकाम पे मुझे बेहद खुशी है कि मेरी माँ और मेरी सासू माँ और मेरी बड़ी बेटी तीनों यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सो मुझे 3 जनरेशन्स का फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आप ये मानते हैं कि माता पिता का असीमित प्यार ही शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, तो उस हिसाब से मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत और बहुत धनवान मानती हूँ। सो थैंक यू फर्स्टली टू माय फैमिली फॉर बीइंग हियर टुडे। ये किताब एक ख़ास व्यक्ति को समर्पित है। मेरे हस्बैंड परमजीत सिंह जी को नज़र है ये, और जो लोग हम दोनों को जानते हैं वो दे विल एग्री। उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि मेरे बड़े सक्रिय से कायदेदार और संजीदा प्रशासनिक जीवन में भी उनके होने से एक स्वच्छंद हवा का एहसास मेरे साथ रहता है, एक खुलेपन का एहसास मेरे साथ रहता है। और हमेशा उन्होंने मुझे मेरी अपनी महत्वाकांक्षाओं को फॉलो करने की, को परस्यू करने की हिम्मत और विश्वास दिया है। और आई डोंट थिंक मैं और कुछ ज़्यादा कहना चाहूँगी, बट जस्ट कि 2 लाइनें हैं जो इस किताब की एक कविता में से हैं कि तुम्हारा होना ही काफ़ी है, तुम्हारा तुम होना ही काफ़ी है, काफ़ी भी और उससे कुछ ज़्यादा भी। शुरुआत जैसा कि माधव जी ने और जैनेंद्र जी ने बताया कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल टाइप की एजुकेशन में आपकी सोच भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होती है, तो और मेरे साथ भी वही था। मेरी पहली किताब अंग्रेज़ी में ही थी, अ लाइफ ऑफ लाइट।
पर और वो चर्चित रही, मुझे उसमें एक बहुत खुशी और सफलता भी मिली। बट साथ में मेरे मन में ये ख्याल ज़रूर कुलबुलाता रहा कि आम आदमी के एहसास के बारे में तो आम आदमी की भाषा में ही लिखना चाहिए, और अगर आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो आप एक विशेष वर्ग तक सीमित हैं। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बेसिक जो मुझे लगता है कि अपनी मिट्टी की खुशबू शायद अपनी भाषा में ही आ सकती है। और इसलिए ज़िंदगी के मन में काफ़ी लेट मैंने हिंदुस्तानी, जो मेरे शहर की भाषा है, लखनऊ की भाषा है, उसमें लिखना शुरू किया। और मेरा जो पहला काव्य संग्रह ज़रा सी धूप, खुदा की नेमत है कि आप लोग सब ने पसंद किया एंड लिखते रहे। सो आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आप लोग सब इतने अपनों के बीच, अजीज़ों के बीच, माननीय राज्यपाल महोदय इस किताब का विमोचन किया है। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको कविता लिखने का टाइम कब मिलता है, कहाँ से मिलता है। नॉर्मली ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। तो सच तो ये है कि मैं नहीं कविता लिखने के लिए टाइम निकालती हूँ, कविता अपने आप टाइम निकालती है कि मुझे लिखना है। और ये कविता की खासियत होती है कि क्योंकि कविता में आप किसी और के साथ नहीं बातचीत कर रहे हैं, आप अपने आप से रूबरू होते हैं उसमें। आप अपने अंदर के अंधेरों में उजाले तराशते हैं, और उस वार्तालाप में आप शायद जो कायनात में एक अनंत संगीत है, उससे अपने को खुद को जोड़ पाते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट है जो ज़िंदगी में अपने आप आपको मिलता है। हो सकता है कि काफ़ी महीनों तक आप कुछ ना लिखें और फिर बहुत कुछ लिखें 2 दिन में। कविता अपने आप के लिए समय खुद बना लेती है। हम उसके लिए समय बनाने के मैं समझती हूँ इस लायक भी नहीं है। इस कविता संग्रह में मैंने जो एक आम इंसान की जो ख्वाब हैं, जो उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद हैं, जो अंतर्द्वेष हैं, चाहे रिश्तों में चाहे समाज में, उसको उसी मिली जुली भाषा जिसमें मैं पली बड़ी हूँ उसी में लिखा है। और बल्कि मेरा तो मानना है कि भाषा में क्लिष्टता से ज़्यादा ज़रूरी है सहजता, और मिश्रण जहाँ पे है वो चीज़ शायद ज़्यादा ज़िंदा है एज अपोज टू वो चीज़ जिसको हमने एक बिल्कुल प्योर और शुद्ध फॉर्म में स्टेरिलाइज करके रख दिया हो किसी म्यूज़ियम में या किसी शोकेस में। मेरा एक और मानना भी है कि कवि या शायर या किसी भी क्रिएटिव पर्सन को थोड़ा बेआराम रहना चाहिए। अ रेस्टलेस स्पिरिट इज़ गुड फॉर क्रिएटिविटी, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप में बहुत इत्मीनान है या तसल्ली है कि अब आई हैव डन इट, तो आपकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ वहीं पे ठहर सी जाती है। और माधव जी ने ऑलरेडी कह दिया है वो जो मैं सोच रही थी कहने का, कि एंड जो मेरा पर्सनल प्रोसेस है कि लिखने में, क्रिएटिविटी में, कविता में, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें मंजिल की जुस्तजू बनी रहनी चाहिए। आपको लगे कि अभी और आगे और आगे। और मैंने एक छोटी 4 लाइन की कविता, उन्होंने उसको कोट भी किया है। उसमें लिखा है यही कि एक उम्दा शेर एक लाजवाब गज़ल लिखनी बाकी है मेरे हिसाब से, वरना क्या नहीं जो ना हासिल कर डाला ज़माने के हिसाब से। माधव जी ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, बट माधव जी खुद एक बहुत आला दर्जे के कवि हैं। मैं उनका विशेष धन्यवाद आज करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे उनकी बहुत सहयोग और बहुत एडवाइस हर कदम पे मिलती रही है। थैंक यू माधव जी। As I said, I have no words really to thank my family, my mother, my mother-in-law, my husband, my daughter who's here, ब्रह्मचारी जी जिनका विशेष स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। अंत में मैं एक बारी माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
उन्होंने समय दिया और मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। श्री प्रभात कुमार जी, जो प्रभात प्रकाशन से, इनके सौजन्य से ही ये किताब आप तक आज पहुंच पाई है। आगे आप रिंकू कालिया जी को सुनेंगे और यकीन मानिए उनके मुंह से अपनी कविताएं सुन के मुझे पहली बार लगा कि अरे ये तो अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है शायद आपको भी आज उनकी आवाज़ में सुनकर यही अनुभूति होगी। जैनेंद्र जी एज़ ऑलवेज, जिन्होंने इतनी बखूबी मंच संभाला है। अमित, जिनकी वजह से सब चीज़ इतनी स्मूथली राजभवन में हो पाई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे यहाँ पे सभी फ्रेंड्स, मेरे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे माय पर्सनल फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स और साहित्यकार और सभी वेल विशर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी दिली उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश को अपनाएंगे और मुझे मेरा हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर अग्रवाल और यहाँ उपस्थित तमाम हस्तियाँ, तमाम माननीय अतिथि लोग, आज मैं बहुत गर्व का दिन से महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी सुमिता की पुस्तक का लोकार्पण वहाँ मुहिम जी ने किया। मुझे जब पहली इनकी पुस्तक निकली थी ज़रा सी धूप, तो थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कविताएँ का संग्रह निकाल रही है। अच्छा, बहुत ताज्जुब की बात है ये। छोटी मोटी चीज़ें तो इधर उधर स्क्रिबल क्या करती थी। पढ़ने का शौक़ तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, मगर ज़्यादातर मैं हमेशा इनको अंग्रेज़ी की किताबें देखा करती थी पढ़ते हुए। हाँ, क्लास में हिंदी में बड़े अच्छे नंबर आते थे, तो मैं सोचती सुनता तुम्हें हिंदी में कैसे इतने नंबर मिल जाते हैं। तो कहती थी मम्मी आप समझती नहीं हो, मैं पहले अंग्रेज़ी में सोच लेती हूँ फिर उसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ, फिर मैं वो सब लिख देती हूँ। तो जितने मेरे भाव अंग्रेज़ी में होते हैं सब हिंदी में ट्रांसलेशन के रूप में आ जाते हैं। और नेचुरली जब सब सही अच्छा अच्छा लिखा है तो टीचर ही बड़ी खुश हो जाती थी। मगर ये छोटे छोटे उद्गार जो उसकी इधर उधर कभी कभी स्क्रिबल करे मिलते थे अंग्रेज़ी में, हिंदी में, मुझे मालूम नहीं था आगे चल के ये पूरा कविता संग्रह का रूप धारण कर लेंगे। और इसकी इस प्रतिभा में मुझे अच्छा भी लगा बहुत, और ताज्जुब भी हुआ। जैसे कहते हैं कि व्यस्तता में कैसे समय निकाला, वो बात तो सही है, पर मैं सोचती हूँ शायद इस व्यस्तता में समय निकालना भी एक व्यस्त आदमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक जिसको हम कहते हैं कि अपनी टेंशन को रिलीज़ करने वाला भी फिनोमेना हो जाता है। जैसे जो संगीत गाते हैं उनको शायद टेंशन उनका बहुत रिलीव हो जाता है गाना गाने से। इस तरह से संगीत की जो कविता लिखी है, जो भाव आए हैं, आपके जो भी विचार मन में आए हों, अच्छे बुरे कभी कभी आए, अगर आपने उनको भाषाबद्ध कर दिया तो एक आपके वो मन के कुछ बाहर निकल जाने से कहते हैं कि अच्छा लगता है, तो वही वाली फीलिंग होती है। तो जब मैंने दूसरी वाली इनका संग्रह पढ़ा तो उसमें लगा बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं। कभी इनके जो हम सफ़र है उनके प्रति कुछ कहीं की कुछ नाराज़गी भी लगती कहीं कहीं पे, मगर कहीं कहीं अच्छा लगता है कि हाँ मान लिया उन लोगों की नाराज़गी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हो इसका एहसास ही काफ़ी है। तो इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मैं जो ऐसा नहीं उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे खुद पढ़ के सुनाया रिंकू जी ने, वो तो एक ऐसी अनुभूति है कि सब मदर्स की ये अनुभूति जो जिनकी बेटियां हैं उनको तो हमेशा ये फीलिंग रहेगी कि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लगता है कि भी वो छोटी ही है। तो ये अनुभूति इन्होंने बड़ी अच्छी भाषा में अच्छे भावों में की है और पढ़ के बड़ा मन में अजीब सा वो एक फीलिंग हो जाती है। इस प्रकार की कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बात कही कि एक भावुक होने के साथ साथ, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग कहते हैं भाई तुम इलाज करो, मगर एक मानवीय हिस्सा भी होता है इलाज का, आपको ह्यूमन टच हमेशा रखना चाहिए इलाज के साथ। तो ये हमेशा हम लोगों ने, के पिता ने भी हमने कहा भाई तुमको कोई भी चीज़ प्राप्त हो, कोई भी अवसर प्राप्त हो, चाहे तुम कितने बड़े ओहदे पहुंच जाओ, ये समझो कि ईश्वर की कृपा है कि तुम्हें कुछ करने के लिए भगवान ने तुम्हें एक सामर्थ्य दी है। उस सामर्थ्य का तुम उपयोग एक सही तरीके में, एक पॉजिटिव वे में करो, एक मददगार के रूप में करो। हाँ, ये ज़रूरी है कि खैर आप नियमों के दायरे में रख के मदद कर सकते हैं, तो वो दायरा तो अलग चीज़ है। उसके साथ में रहते हुए कभी मानवीय मूल्यों को ना नकारो। ये सोचो जिसके लिए तुम
देख रही जिसकी समस्या को तुम कर रहे हो, उसका भी कोई एक अलग एक इंसान का भी नाता तुम्हारे साथ है, जो कि तुम उपयोग अपनी एक कलम से या अपनी जो भी तुमको ताकत मिली उससे हो सकता है कि ये तो मगर ये जहाँ कविताओं का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों की अनुभूतियाँ जो लिखी हैं वो काफ़ी टचिंग भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं हमको जागरूक भी करती है कि हम कहाँ थे कहाँ आ गए हैं। जैसे हमारी लखनऊ की भाषा में जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। हम एक लखनऊ की तहज़ीब, एक ज़बान जो लखनऊ में रहे हैं या लखनऊ से जिनका कुछ भी नाता रहा है वो समझ सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण मैं दे रही हूँ। मुझसे किसी ने कहा आपके यहाँ तो बड़े अच्छे से साइन लगी हुई। मैंने कहा क्या? कि देखिए रुकिए, ठहरिए। हमारे यहाँ तो उधर की तरफ तो लिखा ठहरो, रुको, जैसे किसी ने बिल्कुल लठ मार के कह दिया हो। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये भाषा की एक मिठास है जिसमें कि एक तहज़ीब झलकती है। तो उस तहज़ीब में हम थोड़ा बदल ज़रूर गई, मगर अभी भी वो बाकी है और मुझे ख़त्म तो नहीं होने देंगे हम इस तहज़ीब को, ज़रूर ये जागरूक रहेगी। और भी कई छोटी जिनकी कविता में यहाँ तक सवाल है, मुझे आशा है कि सुमिता जो है इस तरह से लिखती रहेंगी अपने मन के उद्गारों को तो भाषाबद्ध करने के साथ साथ, जिसमें कि इनको जो भी सुख मिलता होगा वो मिलेगा, मगर पढ़ने वालों को भी सुख मिलेगा और इनकी प्रतिभा और निखार मिलेगा। महामहिम जी के आने से और आप सब लोगों के आने से मैं समझती हूँ ये जो है प्रोत्साहन जो मिला है उससे इनको और भी प्रेरणा मिलेगी लिखने के लिए। और मेरा आशीर्वाद इनके साथ है कि भविष्य में अपने काम के साथ साथ ये भाषा को और निखार देते हुए, भावनाओं को और अच्छी तरह अभिव्यक्त करते हुए और भी चीज़ें कविताएँ लिखी, चाहे हिंदी में लिखी चाहे इंग्लिश में लिखें। बस इस लेखनी वाली जो इनको प्रतिभा जिसको उन्होंने उजागर किया है थोड़ा सा, वो और दिन पर दिन बढ़ती जाए, ये मेरी कामना है, ये मेरा आशीर्वाद है। और मुझे आशा आप सबका भी आशीर्वाद इनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।